Hello guys, welcome back to this channel. So guys, in this video we will talk about NBFCs. NBFCs के अंदर खरीदने की होड़ क्यों मची हुई है। NBFCs के अंदर ऐसा क्या आ रहा है कि लोग इसके अंदर बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वो इसके अंदर खरीदने की या इसको एक्वायर करने की जल्दी में है। ऐसा क्यों इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो कारण हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जानेंगे और बहुत डिटेल में जानेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर करिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। ओके, तो एनबीएफसीज होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। राइट, एनबीएफसीज होती क्या है आपको मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। एनबीएफसीज क्या होती हैं गाइस, एक तरीके से आप समझिए कि स्मॉल कंपनीज होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज हो सकती हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हो सकती हैं, लिस्टेड नहीं भी हो सकती हैं। एनबीएफसीज का काम क्या होता है, ये बिल्कुल बैंक्स की तरह काम करती हैं। जैसे कोई बैंक है, लेट्स से एग्जांपल के लिए हमने ले लिया पंजाब नेशनल बैंक। तो एनबीएफसीज क्या है, एक तरीके से बैंक की तरह काम करता है। बैंक जो काम करता है ना, बिल्कुल सेम तरीके का काम करता है। कोई रियल इस्टेट डेवलपर भी एक एनबीएफसीज के रूप में उभर सकती है। ओके, एसेट रिकंस्ट्रक्शनल कंपनी कोई हो सकती है, वो भी उभर सकती है एनबीएफसीज के रूप में। तो एनबीएफसीज बेसिकली आप देखा जाए तो आपको या हमें या किसी दूसरे को, किसी भी पर्सन को लोन प्रोवाइड करती हैं बिल्कुल बैंक्स की तरह, लेकिन थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनका होता है बैंक के कंपेयर में थोड़ा सा हाई होता है स्लाइटली। और ये प्रोसेसिंग टाइम इनकी काफ़ी कम होती है। मतलब हुआ कि आपको अगर लोन चाहिए तो ये आपको बहुत जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत क्विक प्रोसेस होता है इनका। ठीक है, तो ये थोड़ा स्लाइटली इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो एनबीएफसीज का जो बिज़नेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है बैंकिंग सेक्टर के कंपेयर में। मतलब इनको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है बोरोइंग के जो लेंडिंग करते हैं उसके ऊपर। ओके, तो ये है एनबीएफसीज। एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूँगा जैसे कि डीएचएफएल इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एनबीएफसीज। इसके अलावा एक है, आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया था, मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, MFL, ये भी एक एनबीएफसी है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड एक एनबीएफसी है। राइट, तो एनबीएफसीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो एनबीएफसी के बिज़नेस की अगर हम बात करें तो 2018 से पहले तक इनका बिज़नेस जो है नॉर्मली ठीक ठाक चल रहा था, ग्रो कर रहा था। उसके बावजूद भी जो बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उतना ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी 2010-12 के आसपास कुछ इंसिडेंट हो चुके थे एनबीएफसीज के साथ, जिसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा कॉशियस था। राइट, लेकिन 2018 के बाद हुआ क्या, IINFS, इस इसके अलावा DHFL, IINFS 2018 के अंदर कोलैप्स कर गई। इसके अलावा DHFL के अंदर हम लोगों को अभी पता ही है आपको क्या चल रहा है इस समय। राइट, एक कोलैप्स हो चुकी है कंपनी, NCLT प्रोसेस से गुजर रही थी जिसको बिडिंग करी जा रही थी, तो उसके लिए पिरामिड ग्रुप सबसे हाईएस्ट बिडर के रूप में निकला है। और हालांकि अभी ट्रू विनर जो है NCLT जो है उसको अभी अनाउंस करेगी, अभी किया नहीं है। तो ये दो दो दिन जो कोलैप्स हुए हैं ना, इस कोलैप्स को लेकर के एनबीएफसीज के बिजनेस में हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला। और जो डिग्री ऑफ ट्रस्ट होती है ना, जो विश्वसनीयता होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो थोड़ी सी घट गई है एनबीएफसीज की, इन्हीं चीज़ों की वजह से, जिसको लेकर के आरबीआई बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है इन चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे क्या है कि अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज हो रही हैं। ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से जो छोटी स्मॉल कंपनीज हैं एनबीएफसीज में, उनके लिए शट हो चुके थे। लेकिन कोविड-19 आया, बहुत लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए, बंद हो गए, क्राइसिस हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस आई। तो धीरे धीरे सिचुएशन जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं। इस बीच में एनबीएफसीज के बिजनेसेस के अंदर हम लोगों को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। राइट, तो जो चीज़ें हैं धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। ओके, पहले की तरह नहीं है। तो अब आरबीआई, आपको पता है, एक रेगुलेटर होता है, एनबीएफसीज को भी रजिस्टर करवाना होता है।
आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है, राइट। तो आरबीआई गवर्न करता है बेसिकली। तो ये एनबीएफसी जो है बैंकिंग सेक्टर से इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्योंकि इनको लोन चाहिए होता है किसी दूसरे को देने के लिए, तो बैंक से डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है और इनको इनका हाई लेवल का कनेक्शन होता है, जिससे इनको तुरंत हाई हाई अमाउंट में लोन मिलता है और ये खटाखट लोन बांट देते हैं, राइट। तो बहुत ही क्लोजली इंटरकनेक्शन होता है इनका बैंकिंग सेक्टर से, और इसी की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कर्जा, बैंकिंग सेक्टर का बहुत सारा पैसा एनबीएफसी 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट जो है एनबीएफसी के अंदर फंसा हुआ था, बैंकिंग सेक्टर का पैसा। तो इसी की वजह से सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी, लेकिन हालांकि अब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आप पहले इनको पहचानिए। ये हैं मिस्टर आदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये मैग्मा फिन कॉर्प लिमिटेड के अंदर एक 10 फरवरी को इन्होंने एक कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने के लिए एक अनाउंसमेंट कर दिया था। ओके, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, बहुत अच्छे से आपको पता भी है। कोविड-19 के बनाने वाली दुनिया भर में सबसे बेस्ट कंपनीज के साथ काम कर रही है, और ये वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जानी जाती है, एक मशहूर कंपनी है, राइट। तो राइजिंग सन होल्डिंग्स ये एक पर्सनल लेवल पे कंट्रोल्ड एंटिटी है, जो ये खुद कंट्रोल करते हैं, जिनका नाम है आदार पूनावाला, राइट। तो ये एक बिलियनर बिजनेसमैन है, बहुत बड़े आदमी है ये। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, 10 फरवरी को MFL यानी मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के अंदर कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने की बात बोल दी है, राइट। जिसको लेकर के MFL के अंदर हम लोगों को आग लगती हुई दिख रही है, राइट। ओके, इसके अलावा आपको पता होगा, मैंने आपको अपडेट किया था, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL को पिरामल ग्रुप ने बिडिंग को मतलब जीत लेने के बाद एक्वायर करने के लिए पूरी तरीके से फाइनल स्टेज पे खड़ा है, तो वो भी एक्वायर कर रहा है। तो इन सारी बातों को देख करके लगता है कि ऐसा क्या है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एनबीएफसीज के अंदर बाइंग के लिए होड़ लगी हुई है। आइए उन पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनबीएफसीज होती क्या है। इनको हम शैडो बैंक्स भी बोलते हैं समटाइम्स। और एनबीएफसीज को कौन कौन दो लोग, मशहूर लोग, दो बिजनेसमैन एक्वायर कर रहे हैं, बिलियनियर, राइट, ये एक्वायर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एनबीएफसीज के अंदर इन लोगों का इंटरेस्ट अट्रैक्ट मतलब ज़्यादा हो रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, एनबीएफसीज जो हैं इनको लिक्विडिटी क्रंच ऑलरेडी ये फील कर चुकी हैं, लेकिन 2 साल पहले की बात है। अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है, बिजनेसेस जो हैं अपने नॉर्मल बैक टू ट्रैक आ रहे हैं, राइट। तो इसको लेकर के जो है लिक्विडिटी का जो कॉन्स्ट्रेंट्स लगा हुआ था एनबीएफसीज के ऊपर, वो धीरे धीरे हट रहा है। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक बढ़िया मौका हो सकता है बड़े बड़े ब्रांड्स को ये एक्वायर करने के लिए। दूसरा रीज़न आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ये जो पैंडमिक था इसने क्या किया है कि जितने भी बिजनेसेस थे उन सभी को डिसरप्ट किया। इसकी वजह से कंपनीज़ की वैल्यूएशंस डाउन हो गई, जिसको लेकर के आप देखें तो एनबीएफसीज की जो वैल्यूएशन है आज की डेट में पहले के कंपेयर में काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल है। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो बड़े बड़े बिलियनरीज हैं, जैसे कि आधार पूनावाला हो गए या फिर पिरामल ग्रुप हो गया, ये एक्वायर करने की सोच रहे हैं। तीसरा रीज़न हो सकता है गाइस कि एनबीएफसी जो है इंडिया में ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में काम करती हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे काम करती हैं। इंडिया में भी काम करती हैं, लेकिन सबकी जगह पे अलग अलग तरीके से रूल होता है। इंडिया के अंदर अब हो क्या रहा है कि एनबीएफसीज को ऑपरेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से
की तरफ से एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है इसके ऊपर ऑपरेट किया जाएगा, जिसको ले करके आप देखें तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एनबीएफसीज के अंदर। क्योंकि एनबीएफसीज के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता है कि एनबीएफसीज के अंदर इन्वेस्ट करने से आप सेफ्टी फील करेंगे या एनबीएफसीज भाग नहीं सकती है, डीएचएफएल वाली हालत नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रिक्टनेस है आरबीआई की तरफ से, बहुत सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि एनबीएफसीज के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन जो है प्रपोज किया है एनबीएफसीज के लिए मल्टीपल लेयर्स के रूप में, क्योंकि 3 डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे होंगी इस प्रपोज रेगुलेशन प्लान के अंतर्गत के अंदर, और 3 जो अलग अलग लेयर्स होंगी, जैसे कि पहली लेयर होगी जो सबसे लोअर लेयर कही जाएगी, वो रहेगी एनबीएफसी बेस लेयर, और उसके नीचे उसके ऊपर की जो लेयर होगी मिडिल लेयर जिसको हम बोलेंगे, वो रहेगी एनबीएफसी मिडिल लेयर, और उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट थर्ड लेयर रहेगी जिसको हम बोलेंगे एनबीएफसी अपर लेयर। तो ये 3 लेयर्स होंगी और 3 लेयर्स से हम लोग इसे समझ पाएंगे। तो ये एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन जो होगा वो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और स्टेबल होगा। दैट्स वाई ये भी एक कारण हो सकता है कि इसके अंदर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। चौथा कारण की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा फेवर में रहा है कि वो एनबीएफसीज को बैंकिंग सेक्टर बैंक के रूप में कन्वर्ट करे, राइट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर और बैंक जो होता है और एनबीएफसी में डिफरेंस होता है स्लाइटली। तो वो डिफरेंस जो है अगर कोई लार्ज एनबीएफसी है तो वो बैंक के रूप में कन्वर्ट हो जाए, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके फेवर में है, राइट। अब इसके फेवर में क्यों है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, राइट। लेकिन ये एक फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से भी एक अट्रैक्टिवनेस बनी हुई है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के दिमाग में, कि ऐसा हो जाए कि वो एनबीएफसीज को अगर कंट्रोल करने लगें और आने वाले टाइम में वो एक बैंक बन जाए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एक फ्रूटफुल हो सकता है। ऑलराइट, और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वो है फिफ्थ पॉइंट ये है गाइस कि अगर मान लीजिए कन्वर्जन किसी एनबीएफसी का नहीं होता है बैंक में, तो उस केस में भी वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस इसलिए हो सकता है क्योंकि वो उस जगह पे भी लोन बांट सकता है जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की जो रीच है वो नहीं होती है, राइट। तो किसी भी जगह पे ये अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं और इनको स्लाइटली ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस इनका पहले से रहा है। लेकिन 2 ऐसे कोलैप्स हो गए जिनकी वजह से ये थोड़ा सा डाउन हुआ, अदरवाइज़ इनका बिजनेस बहुत अच्छा था। तो ये कुछ 4-5 कारण थे जो आप लोगों को साथ मैंने डिस्कस किया। आपको क्या लगता है कि ये सारे 4 से 5 का जो रीज़न्स है जो मैंने आपको बताए, ये वैलिड हैं इसको एक डिफ़ाइन करने के लिए? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हैं। So this is all guys in this video. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up for this, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time with next video. Till then, take care of yourself.